नमस्कार, मेरा नाम है सरविंद्र और आप देख रहे हैं द रिवील। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो ये ओआईसी का जो एक इशू चल रहा था और यूएससीआईआरएफ का जो एक इशू अभी है कि ये जो वामपंथियों ने एक प्रोपेगेंडा बनाया कि भारत को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया रिलीजियस फ्रीडम में। तो मैं आपको बता दूं कि यूएससीआईआरएफ की क्या सैंक्टिटी है, इस पर बात करेंगे अभी। और ओआईसी का मॉडल तो अपने लोगों ने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस कर लिया है और वो है ओआईसी का एक मोटा मोटा मैं आपको बता दूंगा सिनॉप्सिस सो दैट कि रिकॉल रहे और उससे इंटरलिंक कैसे करते हैं यूएससीआईआरएफ को और कैसे ये चलता है, ये मैकेनिज्म कैसे काम करता है और क्यों बनाया गया था। एक्चुअली हुआ क्या कि अमेरिका में जब उस टाइम पे ओशो को आप जानते ही होंगे। ओशो जब वहाँ पे धर्म प्रचार प्रसार के लिए जब गए थे इंडिया का, मतलब कि हिंदू धर्म का, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होने लगे और ये जो मिशनरीज थे ये काफ़ी ज़्यादा पूरी तरीके से इनका सेटअप पूरा ख़राब हो गया था। तो उस टाइम पे यूएससीआईआरएफ को रोनाल्ड रीगन ने 1998 में जब प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, तो ओशो से इनका रोनाल्ड रीगन का ओशो उस टाइम पे जब थे वहाँ पे, तो ये 1960s 85 की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे उस टाइम पे वहाँ पे प्रेसिडेंट थे रोनाल्ड रीगन और ओशो थे वहाँ पे धर्म प्रचार प्रसार कर रहे थे और काफ़ी बड़ा वहाँ पे ओयो में अपना पूरा बना दिया था एक डेजर्ट में कि एक बहुत बड़ा सा अपना सारा कुछ कॉलोनीज बस गई थी इंडियंस की और हिंदुओं की। तो उससे तो वो लोग काफ़ी परेशान हो गए थे। तो उन्होंने बनाया फिर कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए किया और पहले तो ओशो को उन्होंने पहले डिसमेंटल किया पूरा उनका सेटअप और उनको हथकड़ियाँ बांध करके पूरा बेइज्जत करके पूरा और वर्ल्ड वाइड एक सर्कुलर जारी कर दिया, ऑर्डर जारी कर दिया अमेरिका ने। इनको इस बंदे की फ़्लाइट को पूरी दुनिया में कहीं पर लैंड करने के लिए कोई जगह नहीं देगा, कोई परमिशन नहीं देगा, सिर्फ तेल भरने के लिए, फ्यूलिंग के लिए, सिर्फ उसको रिफ्यूलिंग के लिए परमिशन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। इस तरीके की कंडीशन कर दी थी। इंडिया ने भी अमेरिका के प्रेशर पर उस टाइम पे ओशो का साथ नहीं दिया था। आप सोचिए किस टाइप के मिशनरीज काम कर रही हैं। और ये हुआ क्यों? क्योंकि ये पालघर का जैसे इशू बना ना, जैसे कि ये मिशनरीज के ऊपर टिक आउट कर दिया लोगों ने कि हाँ ये है, और वहाबी को टिक आउट कर दिया। तो दो तरीके से काम किया मैकेनिज्म इनका, मिशनरीज वहाबी मिल करके और कम्युनिस्ट मिल करके दो तरीके से काम किया कि ओआईसी का रूमर फैलाया कि अरबिक कंट्रीज से पूरा मिडिल ईस्ट जो है, मिडिल वेस्ट, उसका पूरा इंडिया से रिलेशन ख़राब हो गया है। और अभी जैसे ही वाइट हाउस ने अनफॉलो किया मोदी को, उस पर बहुत बड़ा सा एक प्रोपेगेंडा बना दिया और जैसे ब्लैकलिस्ट किया था इंडिया को, उस पर बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा बना दिया कि भारत को तो ब्लैकलिस्ट कर दिया। यूएससीआईआरएफ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन 1998 में बनाया था अमेरिका ने, ताकि कि वो पूरी दुनिया को एक जो है उनको एक अपना रैंकिंग देते, उनको एक नंबर दिया करे, उस पर रेट करे और उनको ब्लैक लिस्टिंग करेगा। उससे उस कंट्री के ऊपर वो प्रेशर बना करके रखता है। तो इसलिए वो फॉर्म किया था जब ये एक धर्म प्रचार प्रसार ने, तो इसको ईसाइयत को बचाने के लिए, ईसाइयत को, क्रिश्चियनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया था इसको। तो इसी तरीके से उन्हें WTO, WHO, तरह तरह के ऑर्गेनाइजेशंस बना रखे हैं, FATF, सारा कुछ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्रिश्चियनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं, रोनाल्ड रीगन वही बंदे थे। देखिए दो पार्टियां हैं अमेरिका में, एक है डेमोक्रेट जिसको कि वामपंथी है, वहाँ पे पूरी तरीके से वामपंथी विचारधारा जो कम्युनिस्ट और चाइनीज सपोर्टिंग है वो आइडियोलॉजी की। दूसरी है ये रिपब्लिकन, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप हैं या रोनाल्ड रीगन थे और बराक ओबामा थे से डेमोक्रेट से। तो वो तो थे ही, पूरी तरीके से दुनिया जानती है कि वामपंथी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी उनकी, बराक ओबामा की। तो ये 1998 में फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन और पूरी दुनिया को रेटिंग देना चालू करते हैं। ये भारत को फर्स्ट टाइम रेट नहीं किया है ब्लैक लिस्ट में। भारत का अगर आप पूरा उठा करके 1998 से देखेंगे ना, तो हर साल ऐसा ही कुछ ना कुछ रेटिंग देते हैं ये भारत को और रिलीजियस फ्रंट पे। आप एक चीज़ समझिए कि 2019 का ये रिपोर्ट है, 2020 का रिपोर्ट नहीं है। 2019 में क्या क्या हुआ, एक 370 हटा, 35A रिवोकेट किया इन्होंने, पूरी तरीके स्क्रैप कर दिया था, और CA बिल और ये आपका जो है और दो चार थे, और ये राम मंदिर इशू, इन सारी चीज़ों को मिला करके जो एक प्रोपेगेंडा अगेंस्ट इंडिया और अगेंस्ट मोदी लॉबी जो है वो उसने जो किया था, उसका रिजल्ट है ये जो अभी आया रेटिंग में। तो ये हो गया एक सिनेरियो। रोनाल्ड रीगन और जब इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे राजीव गांधी होते थे, तो उस टाइम पे भोपाल गैस लीक जो हुआ था, जो ट्रेजेडी हुई थी, उसका भी हुआ था इन्होंने। और उस टाइम पे एक एंडरसन भागने का जो एक केस है वो भी है। तो आदिल शहरयार जो कि अमेरिका में अरेस्ट था और ड्रग ट्रैफिकिंग में, तो वो एक बचपन का दोस्त था राजीव गांधी का।
तो उस टाइम पे वो वहाँ पे अरेस्ट हुआ था और यहाँ पे ये भोपाल ट्रेजिडी हुई थी गैस की। तो दोनों लोगों ने आपस में एक कोलैबोरेशन किया, एक डील साइन की, आदिल शहरयार को इंडिया लाया गया और इनको एंडरसन वहाँ पे हैंड ओवर कर दिया इन्होंने। तो ये एक केस है। तो अभी जब अगर हम बात करते हैं कि जो ये अमेरिका की जो दोनों रोनाल्ड रीगन की या डोनाल्ड ट्रंप की जो एक पार्टी है वो है ये रिपब्लिकन पार्टी की आइडियोलॉजी जो है वो मिशनरीज की है, और मिशनरीज और वेटिकन की है, हार्ड कोर कैथोलिक सपोर्टर्स। तो अभी जो पाल घर का ये केस हुआ तो इस पे भी वो लोग काफ़ी थे, मतलब उनके पास तो इन्फॉर्मेशन गई, उन सारी चीज़ें फिल्टर आउट किया उन्होंने, सारे कुछ बना करके रिपोर्ट जब पब्लिश किया तो एक ये भी इम्पैक्ट हो सकता है। और आगे वाला 2020 या 2020 का रिपोर्ट 2021 में आएगा जब, उसमें भी होगा कि पाल घर का जब टिक आउट किया आपने मिशनरीज को। तो आप समझिए कि भारत किन चीज़ों को मतलब कि कितनी सारी चीज़ें हैं जो भारत के लिए चैलेंज करती हैं। फ्यूल है, भारत पे चैलेंज करता है, भारत को वहाबी चैलेंज कर रहे हैं फ्यूल के दम पे, भारत को अमेरिका चैलेंज कर रहा है मिशनरीज के सपोर्ट करो ताकि फ्यूल के ही दम पे। भारत फ्यूल के लिए मतलब ईंधन के लिए अपने दोनों तरीके के थ्रेट्स अपने ऊपर ले रखा है उसने, और किस तरीके से इसको डील कर रहा है अभी आप समझिए। अभी सपोर्टिंग मिशनरीज और वहाबी सपोर्टिंग तो है नहीं यहाँ पे। FCRA को बैन किया था मोदी गवर्नमेंट ने, FCRA को बैन किया तो सुप्रीम कोर्ट में वामपंथी और पूरी मिशनरीज और वहाबी गैंग चली गई वहाँ पे। उसके बाद फिर जो है 1 लाख करोड़ रुपीस आते हैं इंडिया में, पंप करता है सिर्फ मिशनरीज पर एनम, जो कि यहाँ पे कन्वर्जन को करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए पर एनम इन्वेस्ट करता है, मतलब पंप करता है यहाँ पे। उसी को रोक दिया था कि NGOs में, इन तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस में ना आए विदेशी पैसा, कि कन्वर्जन ना हो पाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया मोदी के फैसले को और कानून को, और कह दिया कि नहीं पैसा आएगा, पैसा आता रहेगा NGOs में, और सिर्फ इतना ही नहीं NGOs उसको यूज कर सकते हैं अपने जिस भी काम के लिए, बल्कि NGOs धरना प्रदर्शन, प्रोटेस्ट, इन सब चीज़ों के लिए भी उस पैसे को यूज कर सकते हैं। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदे ऑर्डर में अपने दे दिया है। मतलब कि एक तरीके से आप करते रहिए, पीछे से कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट, चाहे लोग यहाँ के जनता जिसको बोलते हैं, रेडिकल जनता जिसको है, और या तो पॉलिटिकल पार्टीज कुछ ना कुछ ऐसा करके ऐसी तैसी कर देंगे उस रूल रेगुलेशंस का। तो अभी हम बात करते हैं USCIRF ने किस तरीके से गेम किया और कैसे ये गेम करते चले आए हैं पूरी दुनिया में। तो जब ओशो वहाँ पे गए थे तो उनको पूरा बंद करके, मतलब कि हर कड़ियों में पूरा घुमाया गया था, और उस डर से कि कहीं कन्वर्ट पूरी तरीके से ना हो जाए या क्रिश्चियनिटी को कोई थ्रेट ना हो जाए, उसको बचाने के लिए इन्होंने USCIRF बना लिया अपना। अब अपने आप को प्रोटेक्ट किया इन्होंने इस तरीके से। तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से रिपब्लिकन पार्टी है वो भी एक तरीके से एंटी इंडिया है, उसका जो होता है वो जैसे डेमोक्रेट्स हैं वैसे, तो इंडिया के फेवर में बहुत, मतलब दुनिया की अगर कोई बात करें तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारी कंट्रीज नहीं आती हैं, ठीक है। तो हम लोगों को जो इंडियंस हैं, जो अपने आप को भारतीय कहते हैं, इंडियंस तो नहीं, जो भारतीय हैं, उनको ये चीज़ें समझनी होंगी कि क्यों होता है। वामपंथी एक कॉइन करते हैं, वामपंथी ही सारे आइडियोलॉजीज नैरेटिव क्रिएट करते हैं, वही आपको फिर सेम करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए उस चीज़ों को आपको पकड़ करके आपको दिखाते हैं कि देखो देखो तुम्हारी हालत क्या है, तुम्हारे PM की हालत क्या है, तुम्हारे साथ कैसा हो रहा है पूरी दुनिया में। ये सारी चीज़ तो हम लोगों को पिन पॉइंट करना पड़ेगा, हम लोगों को स्टडी करनी पड़ेगी उस चीज़ की कि कैसे हम लोग अपनी जगह पे ठीक हैं। कोई भी इंडिविजुअल कंट्री है, कोई भी अपना रेटिंग के एजेंसी बना दे, उठा करके अमेरिका को रेट करने लगे, मतलब पूरे मिडिल ईस्ट में अगर बात करें तो वॉर कर रखा है, वॉर युद्ध थोप दिया है मिडिल ईस्ट पे, और उसके बाद फिर कितनी कंट्रियों को बर्बाद कर दिया USA ने। लेकिन रेटिंग भारत की है कि आप जो है एक आपको आपने रिलीजियस फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए हैं, या उनको हैम्पर कर रहे हैं, या उनको अरेस्ट कर दिया आपने इस तरीके से। मतलब एक कंट्री, जब अमेरिका तो चाइना को डाल रखा है उसमें, रशिया को तो शुरू से डाल रखा है उस रेटिंग लिस्ट में, और इंडिया को हर साल उसी रेटिंग लिस्ट में डालता है वो, ठीक है। FATF बना रखा है इसीलिए पूरी दुनिया को थोड़ा सा, और स्पेशली चाइना के लिए कि जो करेंसीज को मैनिपुलेट कर रहे थे उसको कंट्रोल करने के लिए। तो इस पर भी मैं आपको एक वीडियो दे दूंगा कि कैसे मैनिपुलेट करने के लिए FATF क्या करता है, कैसे रेगुलेट करता है। इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका ने बनाए वर्ल्ड वॉर के बाद, ताकि कि दुनिया को एक कन्वेंशनल वॉर के थ्रू नहीं, लेकिन सिस्टमेटिकली वॉर जो होता है कि सिस्टमेटिक और रूल रेगुलेशंस जो हैं, और एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू उनको हैंडल करे और उनको कंट्रोल करे पूरी दुनिया को।
इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन सब बनाए गए थे। इनको लेने के लिए बहुत सीरियसली लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं, यहाँ पे कोई बंदा ऐसा नहीं है जो कि कोई ये दिखा दे कि मेजॉरिटी को कोई स्पेशल राइट्स मिले हुए हों। मेजॉरिटी को कोई स्पेशल राइट्स नहीं मिले हुए, बल्कि माइनॉरिटीज़ को इतना मिला हुआ है कि मेजॉरिटी खुद कहता है कि यूसीसी लाओ, यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग यहाँ पे मेजॉरिटी कर रही है, माइनॉरिटी नहीं कर रही है। ये दुनिया का पहला और एकमात्र देश है जहाँ पे मेजॉरिटी अपने राइट्स मांग रही है और कह रही है कि हमें ज़्यादा नहीं उनसे चाहिए माइनॉरिटी से, माइनॉरिटी को कम नहीं करना है कि उनके राइट्स छीन लिए जाएं। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ, और ना तो मेजॉरिटी कोई कह रही है, ये कह रही है कि हमें उनके पैरेलल ला करके खड़ा कर दो, यूनिफॉर्म सिविल कोड दे दो, हमें यूनिफॉर्म लॉ दे दो। मेजॉरिटी इस चीज़ की मांग कर रही है। और रेटिंग हमारी क्या बना रहे हैं अमेरिका, रिलीजियस फ्रीडम नहीं है। माइनॉरिटी का डेफिनीशन अगर आप देखेंगे तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी नहीं दिया गया है। 1% का जो कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने दे रखा है कि माइनॉरिटी का जो दिया है, उसमें अगर आप देखेंगे तो यूएनओ ने जो दे रखा है उसका है टोटल पॉपुलेशन का 1% अगर है वो रिलीजन या तो मजहब या तो धर्म जो भी है वो अगर है वहाँ पे, तो आप जो सेक्ट होते हैं वो उनका अगर है 1% टोटल पॉपुलेशन का, तो वो माइनॉरिटी होता है, ना कि 25, 30%, 40% की पॉपुलेशन आपकी आप माइनॉरिटी काउंट में कब बैठे हो। जितने माइनॉरिटी कमीशन बना दिया है यहाँ पे, और क्या चाहिए भैया, और क्या लोगे। माइनॉरिटी कमीशन किसी और कंट्री में है, माइनॉरिटी कमीशन का आज तक चेयरमैन क्यों नहीं सिर्फ मुस्लिम्स क्यों बनते हैं, क्यों नहीं पारसी से बनता है, क्यों नहीं जैन से बनता है, क्यों नहीं बौद्धिस्ट से बनता है, क्यों नहीं ईसाई से बनता है, क्यों नहीं क्रिश्चियन से इनसे बनता है, सिख से, सिर्फ मुस्लिम से क्यों, सिर्फ मुस्लिम से ही हमेशा माइनॉरिटी कमीशन में बनता है। तो आप समझिए इस बात को कि किस तरीके से लॉबिस्ट यहाँ पे प्रोपेगेंडा करके जो लॉबिस्ट जो उनके ऑर्गेनाइजेशन से, अगर आप मीडिया एकेडमिया की बात करते हैं तो अमेरिका की, तो पूरी तरीके से वामपंथी उसमें इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं अभी पूरी तरीके से। वो सिर्फ ना कि इंडिया के अगेंस्ट में जहर उगलते हैं, वो अमेरिका को या पूरी दुनिया के अगेंस्ट में वहाँ पे बैठ करके पावरफुल कंट्री में अमेरिका में चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली अपना एजेंडा पैडल करते हैं। तो अभी हम लोगों को एज अ भारतीय और इंडियन तो कम यूज़ करता हूँ, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है तो ठीक है, इंडियन चल जाता है। इंडियन और भारतीय को ये समझना होगा कि दुनिया में किस तरीके से भारत को घेरा जा रहा है और कैसे भारत के लोग इस चीज़ों से कैसे निकल पाएंगे, और कैसे नैरेटिव जो ये क्रिएट किया जा रहा है इसका काउंटर नैरेटिव कैसे क्रिएट करेंगे, और उनको कैसे किस तरीके से सॉलिड जवाब देंगे फैक्ट के साथ, ताकि ये वामपंथी अब इनको देखो, इनको बिना ऋण के होते हैं ये, इनको बहुत मोटी चमड़ी होती है, इनको जितना भी बेइज्जत करोगे ये जंप करते हैं, एक पे पूरा जवाब जैसे पा जाएंगे तो ये दूसरे पॉइंट पे जंप कर जाते हैं, तो ये जंप करते हैं। तो इनके ऊपर इनकी कोई स्टेबिलिटी, इनका कोई ग्राउंड नहीं होता है इनका वामपंथियों का। तो सबसे ज़्यादा आपको क्या फोकस करना है कि आपको जो चीज़ें ये जैसे ये ट्विटर पे और ये सारी चीज़ जो नैरेटिव्स आते हैं, काउंटर नैरेटिव्स आपको क्रिएट करना है, आपको रिस्पॉन्स करना होता है उस चीज़ पे, सो दैट कि एक जो इंडिया के अगेंस्ट जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है, सो दैट कि यहाँ पे मतलब कि स्टेबिलिटी ना रहे, हमेशा ट्रैंक्विलिटी ना रहे। और अगर ट्रैंक्विलिटी और स्टेबिलिटी आ गई इंडिया में तो हो सकता है इकोनॉमिकल ग्रोथ हो जाए, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाए, अगर कुछ कंपनी आप बनाने की कोशिश करते हो ना, तो ये सारी चीज़ें, फिर उसमें एनजीओ कूद पड़ेगा, फिर ह्यूमन राइट्स वाले कूद पड़ते हैं कि जो है भाई यहाँ पे तो जो है एंटीक्स है, यहाँ पे रेयर्स जीव मतलब एनिमल्स हैं, इस तरीके से लेकर के उन सब चीज़ों को सबोटाज कर देते हैं, उस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेकर के चलेंगे। तो पूरी तरीके से आपकी इंडिया में भी ये एकेडमिया में बैठ गए हैं, ये जुडिशरी में है, ये लेजिस्लेशन में घुस गए हैं, ये आपके एडमिनिस्ट्रेशन में घुस गए हैं ना, इस तरीके से ये घुस गए, आपके मीडिया में घुसे हुए हैं। तो आपको समझना होगा कि इनका नैरेटिव और इनका काम ये करना क्या चाहते हैं, ये इंडिया की मोटर को रोकना चाहते हैं, ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है पूरी तरीके से। तो आपको ये समझना होगा और बहुत ज़्यादा आपको इनके नैरेटिव्स में फंसना नहीं है, आपको इनके नैरेटिव्स को काउंटर करना है फैक्ट के साथ, गाली गलौज करके नहीं, आपको फैक्ट के साथ इनको आंसर करना है, सो दैट कि इनको जब आप आंसर करोगे ना, तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि वामपंथियों को ना फैक्ट दे देना। फैक्ट वैसे ही होता है जैसे वो एक जोंक होती है ना, जो खून चूसती है, उसके ऊपर नमक डालने की तरह होता है, वो ख़त्म हो जाता है। आपको यही करना है। तो नेक्स्ट वाली वीडियो में भी हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक्स पे, और इस तरीके के वीडियोस बनाते रहेंगे और इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक देते रहेंगे। वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए
चैनल सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाइए। टिल दैट, थैंक यू, स्टे सेफ।